अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के बाद अब निगरान वफाकी काबीना की तश्कील का मरहला दरपेश है। निगरान काबीना के लिए बहुत से नाम गर्दिश कर रहे हैं और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इसके लिए मुशावरत भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई हतमी नाम सामने नहीं आए हैं। दूसरा अहम मामला आम इंतखाबात के इनेकाद का है कि वो कब होंगे और इसका फैसला अब इलेक्शन कमीशन को करना है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल होगा, जिसमें नई हल्का बंदियों के मामले पर गौर किया जाएगा। इंतखाबात कब होंगे इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन के दरमियान अहम मुकालमा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है, तो इस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। इसके अलावा नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक भी आज अहम खबर आ गई है। जियो न्यूज़ लंदन के ब्यूरो चीफ मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक नवाज शरीफ सितंबर के दरमियान में पाकिस्तान पहुंचेंगे। शरीफ फैमिली के ज़राए की जानिब से जियो न्यूज़ को तस्दीक की गई है कि नवाज शरीफ से उनकी जमात के चंद रहनुमाओं ने सितंबर के दरमियान में आने पर इसरार किया है। ज़राए के मुताबिक शरीफ खानदान के वकला और सियासी रुफ़का ने नवाज शरीफ को मशरिक़ वस्ता और यूरोप के दौरे के फ़ौरन बाद वतन वापसी का मशवरा दिया था, लेकिन अब तस्दीक की गई है कि नवाज शरीफ सितंबर के दरमियान में पाकिस्तान पहुंचेंगे। खबर के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की वापसी के लिए उनसे मुसलसल राब्ते में रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात के लिए आइंदा हफ्ते लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आइंदा 3 हफ्तों में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, परवेज़ रशीद और दीगर रहनुमा भी लंदन आएंगे। नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए हतमी प्रोग्राम पर भी गौर करेगी। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स से मुताल्लिक हालिया फैसले से नवाज शरीफ के मुकदमात पर कोई असर नहीं पड़ा है और नून लीग नवाज शरीफ का पाकिस्तान पहुंचने पर तारीखी और वालिहाना इस्तकबाल करना चाहती है। नवाज शरीफ के वकला ने उनकी वतन वापसी पर कानूनी दिफा की मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं, जबकि शहबाज शरीफ भी वाजे कर चुके हैं कि नवाज शरीफ की 5 बरस की नाअहली की मुद्दत खत्म हो चुकी है। इसके अलावा साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने मेज़बान काशिफ अब्बासी से बात करते हुए आज कहा है कि मैं खबर दे रहा हूं कि इलेक्शन फरवरी तक हो जाएंगे। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि ज़ीरो रिस्क होगा, उसके साथ ही नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अब मिड सितंबर की बात हो रही है, आप भी लंदन जाएंगे, क्या वजह है कि उन्हें मशवरा दिया जा रहा था कि आप ये दुबई का ट्रिप है, सऊदी अरब का ट्रिप है, उसके बाद चले जाएं पाकिस्तान, मगर फिर भी वो लंदन चले गए और अब मिड सितंबर में आएंगे? नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो उनको कोई ऐसा मशवरा नहीं दिया गया जब वो दुबई या यूरोप के विज़िट या ट्रिप पे थे। ये फ़ैसला जो है, ये एक फ़ैसला तो हो चुका है और इस बारे में पार्टी में और मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद भी इसके ऊपर बड़े क्लियर हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं उस इलेक्शन की जो कैंपेन है उसमें पार्टी को लीड मियां नवाज शरीफ ख़ुद पाकिस्तान आके करेंगे और कामयाबी के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी वही होंगे। बाकी किस तारीख़ को आना है ये ना कोई फैमिली ज़राए ने फ़ैसला करना है ना पार्टी ने फ़ैसला करना है। उस तारीख़ की सूटेबिलिटी का और उस तारीख़ का ऐलान जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद करेंगे या वो फ़ैसला करने के बाद पार्टी से कहेंगे कि जी आप अनाउंस कर दें फ़लाँ तारीख़ को जो है वो मैं आ रहा हूँ, फ़लाँ एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ। उसके बाकायदा इंतज़ामात होंगे, उनके रिसेप्शन के लिए जो है वो सारी मनसूबाबंदी होगी और इंशाअल्लाह ताला हम इरादा रखते हैं कि उनका एक फ़कीदुल मिसाल इंशाअल्लाह वापसी के ऊपर जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। मगर राज साहब, क्या मसला सिर्फ और सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का है, जिसका इंदिया ख्वाजा आसिफ साहब देते हैं कि जी यहाँ से ज़्यादतियाँ बड़ी हुई हैं, इसलिए हमें डर है कि हमारे लीडर के साथ और कुछ एडवेंचर ना हो जाए, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, या असल में नवाज शरीफ साहब ये भी रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे और उन्हें होते हुए नज़र आएंगे तो ही वो पाकिस्तान आएंगे। अभी तक जो जनवरी फरवरी की बातें हैं उस पर उन्हें भी एतमाद नहीं है, वो आकर एक कानूनी लड़ाई में फंसने को तैयार नहीं है जब तक उन्हें यकीन ना हो कि इलेक्शन होंगे। नहीं, उन्हें पूरा यकीन है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे और हल्का बंदी जो है वो उससे पहले होनी है, जो कि दिसंबर तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, उन्हें भी नज़र आ रहे हैं, बाकियों भी सबको नज़र आने चाहिए। इसमें कोई अबहाम जो है वो किसी को नहीं होना चाहिए
और जहाँ तक ज़ीरो रिस्क की बात है वो ठीक है, ख्वाजा साहब का कहना कि हमें ज़ीरो रिस्क जो है वो उसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, लेकिन मेरी असेसमेंट के मुताबिक तो ज़ीरो रिस्क में अब कोई और कमी रह नहीं गई। उसकी वजह ये है कि उनके ख़िलाफ़ जो कन्विक्शन है और उसमें उनकी अपील्स पेंडिंग है, उन्हीं कन्विक्शंस के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो है वो मरियम नवाज़ साहबा और कैप्टन सफदर साहब जो है वो हाई कोर्ट में अपील में गए हुए थे, जिनकी अपील का फ़ैसला हो गया है। उस अपील के फ़ैसले को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल इस बात की तसल्ली और ज़ीरो रिस्क हो जाता है कि वो अपीलें जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की पेंडिंग है हाई कोर्ट में, वो सिर्फ़ आके उनका अपीयर होना और उन अपीलों का सुना जाना जो है वही बाकी है। बाकी इंशाअल्लाह ताला उसमें जो है वो बरी ये होंगे, तसल्ली सुरखरू नवाज शरीफ साहब को होंगे क्यों और नहीं उसके है? बाद वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो ये तसल्ली नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं है? दुबई से आ जाते हैं, भाई की हुकूमत नहीं, थी, मियां सऊदी अरब नवाज से आ शरीफ जाते हैं, को- भाई की हुकूमत थी, वो क्यों नहीं आ रहे फिर खुद? मियाँ नवाज शरीफ साहब को 100% तसल्ली है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब एक बात तय है कि वो इलेक्शन के मौके पे आएंगे, तो अगर इलेक्शन 14 मई को होते तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 14 मई से पहले वो यहाँ पे होते और इलेक्शन कैंपेन को जो है वो लीड करते। अच्छा, मगर अगर अब यानी अक्टूबर में हो रहे होते तो वो बिल्कुल आज वापस आ चुके होते, अच्छा, लेकिन अब इलेक्शन क्योंकि सेंसस के नोटिफाई होने के बाद ये मालूम पड़ रहा है, बाकी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ये कोई मैं हतमी बात नहीं कर रहा कि अब फरवरी में होंगे, तो इसलिए उनका अब आना जो है वो सितंबर अक्टूबर तक जो है वो बिल्कुल मुनासिब रहेगा। अच्छा, क्या एक और वजह ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ये गारंटी चाहते हैं कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा और जो कैंपेन है वो नहीं कर रही होगी पीटीआई, इलेक्शन नहीं लड़ रही होगी पीटीआई, उसी सूरत में आएंगे वो? नहीं, बिल्कुल हमारी ये किसी की ख्वाहिश नहीं है, ना मियाँ नवाज शरीफ की, कि बल्ले का निशान ना हो। ना हम ये चाहते हैं कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले। पीटीआई बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा ले, उसका निशान भी हो, लेकिन वो जथा जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, उस जथे के किसी रुकन को जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो पहले फेस करे, जो 9 मई को उन्होंने किया है उसमें से जो बरी हो जाएं, जो बेगुनाह ठहरें, वो जो है वो इलेक्शन में भी हिस्सा लें, सियासत में भी हिस्सा लें। वरना जिन लोगों ने रियासत के ऊपर हमला करने का जुर्म किया है, उन्हें इसी रियासत में सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मगर राज साहब, इसमें मसला ये है कि एक तो राना तनवीर साहब ने, जो कि आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा, इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि तहरीक इंसाफ ना हो और अगला इलेक्शन ना लड़ी हो। दूसरा, 9 मई के वाक़यात में तो इतने सारे लोग डाल दिए हैं जो उस जगह पे मौजूद नहीं थे, उन्हें भी जियो फेंसिंग के जरिए डाल दिया है। कोई रूपोश है, कोई अगर रिहा होता है तो एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर तो ना ही समझे ना कि आप यही चाहते हैं कि ना हो, लीडिंग रहनुमा ना हो, खुद इमरान खान साहब ना हो, मगर बैलेट पेपर पे बल्ला बेशक हो। इस पर आपको एतराज़ नहीं? नहीं, मामला ये है कि जो लोग मुलव्वस हैं वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो एविडेंस बड़ी मजबूत है। ये जब मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट में आएंगे सामने और एविडेंस पेश होगी, इसमें वक्त ज़रूर लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मुलव्वस नहीं है तो उसको जो है वो खामखा जो है वो मुलव्वस कर दिया जाएगा। जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें ख़ुद भी मालूम है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो सबूत मौजूद हैं। बाकी ठीक है, हर बंदे की अपनी राय हो सकती है। किसी की राय ये भी हो सकती है कि जी पीटीआई को जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए या उनका निशान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं, क्योंकि पार्टी ने इसके ऊपर कोई बाकायदा डिबेट के बाद कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया, लेकिन मैं आपको ज़ाती अपनी राय दे रहा हूँ कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जो टोला, जो जथा है, जो इस मुल्क की बर्बादी चाहता था, जो इस मुल्क में फितना चाहता था, जो अफरा तफरी और अनारकी चाहता था, उस टोले को, उस जथे को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बाकी सबको इजाज़त होनी चाहिए। और राज साहब, ये जो फरवरी का आपका कॉन्फिडेंस है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, ये बात नवाज शरीफ साहब को भी पता है। जब आप हुकूमत में थे तब इल्ज़ाम लग रहा था कि आप लोग ड्राइविंग सीट पर नहीं है बल्कि बराबर वाली सीट पर बैठे हैं। अब तो आप गाड़ी से भी बाहर हैं। इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर चीज़ें अगर ड्राइव कर रही होगी तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस है कि फरवरी में इलेक्शन हो रहा होगा? देखिए, अगर आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन के होने या ना होने में
जो है वो बुनियादी किरदार अदा करना है, तो मैं आपको ये पूरे वसूख के साथ अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी समझ की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इलेक्शन जो है वो 90 दिन में चाहती थी। अब अगर ये सेंसस वाला मामला आ गया है तो उसमें अब जितने दिन और लगेंगे और वो वही बनता है, फरवरी बनता है। बिल्कुल किसी जगह पे भी ये ख्याल मौजूद नहीं है कि इस मामले को जो है वो लंबा किया जाए। और वैसे भी ये मुल्क जिस बहरान में जा चुका है, डिफ़ॉल्ट से तो हमने या मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इसे बड़ी मुश्किल से बड़ी कीमत अदा करके, सियासी कीमत अदा करके बचा लिया है। लेकिन इसको आगे लेके जाने के लिए एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसके पीछे आवाम का मैंडेट हो, जिसके पास जो है वो एक पूरा टेन्योर हो, उसका होना बड़ा ज़रूरी है। केयर टेकर सेटअप के साथ ये मुल्क इस बहरान से नहीं निकल सकता और आगे नहीं बढ़ सकता, जो कि बड़ा ज़रूरी है आगे बढ़ना। इसी तरह से मामला जो है वो एडहॉक बुनियाद के ऊपर कितनी देर आप चला सकते हैं राजा साहब। और मसला ये कि नवाज शरीफ साहब आ तो जाएंगे, मगर उनके पास सेल करने को क्या है एज अ पॉलिटिकल स्लोगन? वोट को इज्जत दो, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ना हो, इस्टेब्लिशमेंट की जमहूरियत में मुदाखलत ना हो, जमहूरियत को मजबूत करो। इनमें से तो मुतादिद बातें आपने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कहा कि आपको भी अब किताबी बातें लगती हैं। नवाज शरीफ साहब क्या सेल करेंगे? महंगाई इतनी आप ज़्यादा छोड़ के गए, परफॉर्मेंस का भी वो बात नहीं है क्या उनके पास सेल करने को? क्या सेल करेंगे वो आके? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उनमें एक ही लीडर जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है और उसी की बात जो है वो कौम को सुननी चाहिए और कौम सुनेगी इंशाअल्लाह ताला। कि जिसने इससे पहले भी 2 मरतबा, ये मैं 99 और तफसील में नहीं जाता, 99 और 2013 2 मरतबा इस मुल्क को बहरान से निकाला है। और एक मरतबा तो बहरान इतना गहरा था कि लोग कहते थे कि जनाब ये मुमकिन ही नहीं है कि दहशत गर्दी से और ये 20-20 घंटे की लोड शेडिंग से जो है इस मुल्क को निजात मिल सकती है। और अगर इन 2 से निजात मिल जाए तो फिर इस मुल्क को आगे बढ़ने और तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। दोनों मरतबा 99 में भी और 2013 में भी कौम ने जब एतमाद किया मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को बहरान से निकाला। ये जो मौजूदा बहरान है इसमें भी कौम एतमाद करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस बहरान से मियाँ नवाज शरीफ ही वो सलाहियत रखते हैं कि वो इस मुल्क और कौम को इस बहरान से जो है वो निकालेंगे। रही बात कि अब इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, वोट की इज़्ज़त, देखें हमने तो सारी ज़िंदगी इसके लिए जद्दोजहद की है। अब एक ऐसा बदबख्त जो है वो इस मुल्क के ऊपर मसल्लत हो गया जो शायद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ही किया, कि उसने आके इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए, उसने तकसीम पैदा कर दी, उसने नफ़रत पैदा कर दी, उसने जो है वो लोगों के ज़हनों में जहर भर दिया, उसने सियासत से रवादारी ख़त्म कर दी, उसने सियासत से एहतराम ख़त्म कर दिया और बिल आखिर जो है वो 9 मई का उसने जो है वो वाक़या कर दिया। अब उसके बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो अपनी ताकत के इस्तेमाल करने का जो मौका मिला है तो उसकी वजह से अगर ये सूरत हाल पैदा हुई है तो इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है, ना दूसरी सियासी जमातें हैं ना इस्टेब्लिशमेंट है। इसका ज़िम्मेदार वो बदबख्त है जिसने इन हालात में इस मुल्क को जो है वो धकेला है। तो आप मुझे बताएं कि आप किसी के घर को जाके आग लगा देंगे तो फिर क्या आप क्या समझते हैं कि फिर वो जो है वो फिर आपको आपकी तरफ जो है वो आगे आपके पाँव पकड़ेगा, वो फिर आपका आगे गिरेबान ही पकड़ेगा। मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने आपको जो है वो कानून के शिकंजे में ही लेके जाएगा। अगर इस बारे में अब अगर कुछ तजावुज़ हुआ है तो फिर उसकी वजूहात हैं। मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अवाम इलेक्शन में 9 मई का बदला लेंगे, ये क्या नवाज शरीफ साहब की भी लाइन होगी, यही स्लोगन होगा और इस पर आपको वोट मिल जाएगा? नहीं, 9 मई के बदले से मुराद ये है कि 9 मई को इस मुल्क की सियासत को जिस नफ़रत, अनाद और बुग़्ज़ की बुनियाद की जो है वो भीड़ चढ़ा दिया गया और 9 मई जो है वो बपा हुआ, तो कौम जो है, क्या आप मुझे बताएं कि जिस तरह की सियासत का उसने जो है वो रवाज रखा था, इस तरह से मुल्क चल सकता है? ये इस तरह से मुल्क चल सकता है कि मैं कहूँ कि मैं तो पारसा हूँ, नऊज़ बिल्ला, मैं पैगम्बर हूँ, बाकी सारी दुनिया चोर है?
मैंने किसी को छोड़ना ही नहीं है, मैंने किसी को रहने नहीं देना। आप मुझे बताएं कि इस तरह से चल सकती है गवर्नमेंट? इस तरह से मुल्क चल सकता है? मैं कहूँ कि जी मैंने 500 आदमी को जो है वो फांसी देनी है, फलां मुल्क का मैं होके आया हूँ, वहाँ से बड़ा अच्छा कानून है, वहाँ पे तो फ़ौरन ही बंदे को फांसी पर लटका देते हैं। यानी इस तरह से उसने मुल्क को और मुल्की सियासत को चलाने की कोशिश की, तो उसने फिर आखिर किसी अंजाम पे जो है वो जाना ही था। मैंने जब ये बात कही थी कि या जो जिस किस्म की ये सियासत कर रहा है या ये सियासत करेगा तो या फिर हम करेंगे, तो उसको कहा गया कि जी नहीं, शायद आपने ये कहा है कि उसको ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर दें। मैंने सियासत की ही बात की थी। इस मुल्क में जिस किस्म की सियासत का रवाज इमरान खान नियाज़ी ने डाला था, उस तरह की सियासत जो है वो या तो फिर वो कामयाब हो जाता तो फिर वो करता, वरना अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो वो सियासत जो है वो इस मुल्क में नहीं की जा सकती। मगर राजा साहब, अभी आपको क्यों लग रहा है कि वो नहीं जाएगी? आपको क्यों लग रहा है कि वो कामयाब नहीं हुए? अभी तो इलेक्शन होना बाकी है, आप लोगों का भी कम बैक हो रहा है, नवाज शरीफ साहब का भी कम बैक हो रहा है। 2017-18 में पूरी पॉलिटिकल मैनेजमेंट आपके अगेंस्ट होती थी, मीडिया मैनेजमेंट आपके अगेंस्ट होती थी। अब क्या उनका टाइम वापस नहीं आएगा, आपको क्यों लगता है? नहीं, तो सारा कुछ अगर हमारे ख़िलाफ़ था तो इसके बावजूद जो है वो हमने कभी 9 मई तो नहीं किया था, हमने कभी जाके उनके इस्टेब्लिशमेंट के घरों को आग तो नहीं लगाई थी, हमने उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई इस किस्म की कार्रवाई कि जाके उन शुहदा की कब्रों यादगारों को जो है वो बेहुरमत करें, हमने ऐसा तो नहीं किया था। देखिए उन्होंने मामला जो है सारी उम्मीद उसको आगे बढ़ाया। आपकी सारी उम्मीद इसी बात से है ना फिर राजा साहब, आपकी सारी उम्मीद इसी बात से है ना कि 9 मई को एस्टैब्लिशमेंट नहीं माफ़ करेगी, इसलिए इमरान खान साहब का कम बैक नहीं होगा। हालांकि आपको हिस्ट्री पता है कि एस्टैब्लिशमेंट की सोच माफ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं बदलता रहता है। एस्टैब्लिशमेंट माफ करे ना करे, नहीं, सुन ले ना, एक जुर्म हुआ है और उसके ऊपर ला जो है वो अपना रास्ता लेगा, इसमें माफ़ी करने या ना करने वाली कौन सी बात है? कोई माफ़ करेगा तो क्यों करेगा, और अगर कानून का रास्ता कोई रोकेगा तो क्यों रोकेगा? मामला ये है कि इस नफ़रत की सियासत को इस मुल्क के अवाम इसका इदराक करेंगे, इस फितने की शनाख्त करेंगे। अब इस फितने की शनाख्त हो चुकी है। मैं ये पहले कहता था कि लोग फितने की शनाख्त करें, इसका इदराक करें, वरना ये मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। अब मैं कहता हूँ कि इस फितने की शनाख्त हो चुकी है, इस फितने का आवाम को इदराक हो चुका है। इसने इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करना था, इसने अपने आप को और अपनी जमात को जो है वो हादसे से दो चार कर लिया है। इसलिए आवाम जो है वो, आप ये देखेंगे, आवाम बहुत मुस्बत फैसला करेंगे और सही फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और आम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर सिंध के निगरान वज़ीर आला बन जाएंगे। जस्टिस मकबूल बाक़िर एक मुनफरिद शख्सियत और करियर के हामिल रहे हैं और यही खासियत उनकी मुश्किलात और साथ ही कामयाबियों की भी वजह रही है। जिन दिनों मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पर थी, उस वक्त जस्टिस मकबूल बाक़िर ने बेखौफ होकर दहशतगर्दों और उनकी कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त फैसले दिए और ख़ुद उनकी हिट लिस्ट पर आ गए। उन पर दहशतगर्दों ने हमला किया और वो बम धमाके में बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। फिर एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में एहतसाब के नाम पर इंतकाम का अमल अपने उरूज पर था, नैब को सियासी इंजीनियरिंग के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उस वक्त भी एक दफ़ा फिर जस्टिस मकबूल बाक़िर उन चंद जजेस में शामिल थे जो सामने आए और फैसले दिए। उन्होंने एक ऐसा लैंडमार्क फैसला भी दिया कि जिसने नैब के कंडक्ट पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, उसकी असलियत खोल कर रख दी। जिसके बाद नैब जिनकी ईमा पर काम कर रहा था, वो भी नैब की कार्रवाइयों पर तनकीद करने लगे। फिर जिन दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि खुद सुप्रीम कोर्ट के ही एक सीनियर जज को इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर इमरान खान की हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना बनाया और खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने साथी जज का साथ देने के बजाय उनके खिलाफ हो गए थे, तो एक दफ़ा फिर जस्टिस मकबूल बाक़िर ही थे जो उस लाइन में नहीं खड़े हुए जहां अक्सरियत थी, बल्कि वो उस लाइन में खड़े हो गए जहां उन समय चंद दीगर जजेस अपने साथी जज के खिलाफ इस घिनौनी साजिश को पहचान गए थे और फिर वो इस साजिश के खिलाफ आखिर तक डटे रहे। जस्टिस मकबूल बाक़िर 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज तैनात हुए। फिर वो एक काबिल और निडर जज के तौर पर पहचाने जाने लगे। 2013 में उन्होंने मुल्क में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त फैसले दिए थे, जिसके बाद वो खुद
तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की हिट लिस्ट पर आ गए। उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गईं और एक दिन वो धमकियां हकीकत में बदल गईं। दहशतगर्दों ने कराची में उनके काफिले को टारगेट किया, मगर जस्टिस मकबूल बाकिर मौजूदा तौर पर जिंदा बच गए। 26 जून 2013 को जस्टिस मकबूल बाकिर का काफिला सिंध हाई कोर्ट की तरफ जाते हुए बंस रोड से गुजर रहा था कि करीब खड़ी एक मोटरसाइकिल एक जोरदार और शदीद धमाके से फट गई, जिसके बाद जस्टिस मकबूल बाकिर के ड्राइवर और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए और खुद जस्टिस मकबूल बाकिर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मौजूदा तौर पर उनकी जान बच गई। फिर उसी दिन कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान के बयान के मुताबिक, हम सिंध हाई कोर्ट के जज पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए थे। जिसमें मकबूल बाकिर कुछ महीने ज़ेर इलाज रहे और उसके बाद दोबारा सिंध हाई कोर्ट में अपनी खिदमात जारी रखी और फिर सितंबर 2013 में उन्हें सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया, जिसके बाद फरवरी 2015 तक वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती कर दी गई, जहां उन्होंने 7 साल में कई मिसाली और तारीखी फैसले दिए और वक्त के चीफ जस्टिस से उनके इख्तलाफात भी होते रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस पर उन्होंने जो उसूली पोजीशन ली वो भी बहुत अहम साबित हुई। वो शुरू से ही इस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ खड़े नजर आए। मई 2019 में जब ये रेफरेंस फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो तवील समातों के बाद 10 रुकनी बेंच ने यह रेफरेंस खारिज तो कर दिया था, मगर 7 जजेस ने यह फैसला भी दे दिया था कि FBI जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों के असासों की तहकीकात करे। FBI की तहकीकात का जायजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेगी और जायजा लेने के बाद फैसला करेगी, मगर 3 जजेस जिनमें जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहले खाना के असासों की FBI से तहकीकात कराने से इख्तिलाफ किया और लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस काबिल समात नहीं हैं, लिहाजा उन्हें खारिज कर दिया जाए। इन रेफरेंसेस के जरिए अदलिया की आईनी आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अदालत यह करार दे कि रेफरेंस प्रॉक्सी की तरफ से दायर किया गया और यह काबिल समात नहीं है जब तक इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं आ जाता। फिर 4 माह बाद जस्टिस मकबूल बाकिर का इख्तिलाफी नोट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के पीछे असल मुहरकात और साजिश पर तफसील से रोशनी डाली। जस्टिस मकबूल बाकिर ने लिखा था कि इस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बदनीयती के खदशे का इजहार किया। इससे अंदाज़ा होता है कि सदर मुमलिकत का अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान कितना अहम किरदार होता है, जबकि सदर ने अपना आज़ादाना जहन इस्तेमाल नहीं किया और रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया। अगर सदर ने अपना आज़ादाना जहन इस्तेमाल किया होता तो उन्हें पता चलता कि एसेट रिकवरी यूनिट की जिस रिपोर्ट पर एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंहिसार किया, वो मुकम्मल तौर पर गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर मुनासिब और बदनीयती पर मबनी है। ये रिपोर्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की स्कीम के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार को, उनकी अहलिया को और उनके बच्चों को नोटिस नहीं भेजे गए। रिपोर्ट तैयार करने से पहले उन्हें सुना नहीं गया। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मकबूल बाकिर ने लिखा कि इस केस में बहुत संजीदा आइन से टकराव सामने आया है। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया। उन्होंने आज़ादाना राय नहीं बनाई। इस तरह से उन्होंने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। जस्टिस मकबूल बाकिर के नोट के मुताबिक रेफरेंस दायर करने से 2 महीने पहले हुकूमती इत्तेहाद, तहरीक इंसाफ और MQM ने रिकॉर्ड पर कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जज रहने के लायक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखा है। यहाँ तारीखें बहुत अहम हैं। 7 मार्च 2019 को नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की गईं, जबकि 10 अप्रैल 2019 को हुकूमत की प्रॉक्सी के तौर पर शिकायत कुरुंदा डोगर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अपनी दरख्वास्त के जरिए हुकूमत ने रेफरेंस के पीछे अपने मकासद को वाज़ेह कर दिया था। ये जायदाद से मुताल्लिक सवाल ही नहीं था। इख्तिलाफी नोट पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने लिखा कि अहम बात यह है कि 20 मई को सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर दस्तखत किए और 28 मई को रेफरेंस के अहम नकात मीडिया पर लीक कर दिए गए। उस वक्त रेफरेंस की कॉपी सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, लॉ सेक्रेटरी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के पास थी। ये वाज़ेह है कि मवाद को लीक किया गया, जिससे बदनीयती जाहिर होती है। अब तक हुकूमत ने इस बात की तहकीकात नहीं कराई कि किसने ये मवाद लीक किया। इन सब हकाइक के बाद इस शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि ये रेफरेंस बदनीयती से निकला है और ये मुश्तरका ख्वाहिश थी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को फैजाबाद धरना केस के फैसले की नजरसानी से गैर हाजिर रखा जाए। ये भी जस्टिस मकबूल बाकिर की इंतहाई अहम राय थी। मगर फिर यह मामला मजीद आगे बढ़ा। जस्टिस काजी फाइज ईसा और कुछ दीगर दरख्वास्त गुजारों ने उनके अहल खाना के असासों की तहकीकात के मामले को FBI को भिजवाने पर नजरसानी की अपील दायर कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में फिर तवील समातें हुई और इस बार
नजरसानी की अपीलों का फैसला आया तो 10 में से 6 जजेस ने जस्टिस कादी फाइज ईसा के हक में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को कलअदम करार दे दिया। और इन जजेस में जस्टिस मकबूल बाकिर भी शामिल थे, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक जस्टिस कादी फाइज ईसा का साथ दिया था। फिर बाद में खुद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और पीटीआई हुकूमत के दीगर अरकान ने जस्टिस कादी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक जो बयानात दिए, उनसे जस्टिस मकबूल बाकिर और दीगर जजेस की राय की तौसीक हो गई और वो दुरुस्त साबित हो गए। इमरान खान ने गलती मानी और कहा कि जस्टिस कादी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से गलती थी और जो किया वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया। और फिर सदर मुमलिकत ने भी कह दिया कि अगर इमरान खान समझते हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था तो मुझे भी ये नहीं करना चाहिए था। मगर देखिए, जब रेफरेंस भेजा था और सवाल उठ रहा था कि आपने अपना माइंड अप्लाई किया या नहीं किया, तो कैसे दिफा करते थे? एक जज को इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर टारगेट किया, बाद में कह दिया कि उनके कहने पर टारगेट किया था। और यही तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ की बात करती है। जैसे मकबूल बाकिर जितना अरसा सुप्रीम कोर्ट में खिदमत अंजाम देते रहे, उन्होंने कई दीगर अहम फैसले भी दिए। उन फैसलों में उनका वो फैसला भी शामिल है जो उन्होंने नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक की नैब के केस में ज़मानत मंजूर करते हुए दिया था। उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और नैब पर सियासी मुखालिफिन को टारगेट करने का इल्ज़ाम लग रहा था। खुद सुप्रीम कोर्ट नैब की कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी। हाई कोर्ट से ज़मानत के फैसले आ रहे थे, मगर अदालतों के फैसले एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रख रहे थे। और ऐसे में जस्टिस मकबूल बाकिर ने अपने फैसले में नैब के किरदार पर सख्त सवाल उठाए। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़मानत के फैसले में जस्टिस मकबूल बाकिर ने लिखा कि मौजूदा केस बुनियादी हुकूक को रोंदने की एक क्लासिक मिसाल है, जिसमें आज़ादी से गैर कानूनी तौर पर महरूम रखा गया, इंसानी वक़ार को नज़रअंदाज किया गया। इस पूरे केस में नैब के कंडक्ट से पता चलता है कि नैब ने वाज़े तौर पर कानून, इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। नैब ऑर्डिनेंस अपने जन्म के साथ ही बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गया था। बड़े पैमाने पर तासुर है कि जो ताकत में होते हैं वो नैब को एक टूल के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतवातिर तौर पर यह इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़े तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का इम्तियाजी सलूक उसके अपने इमेज को मुतासिर कर रहा है और इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। जैसे मकबूल बाकिर के इस फैसले का इतना असर हुआ कि खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर से भी नैब के कंडक्ट पर सवाल उठाए जाने लगे। उस वक्त के वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने भी नैब पर तनकीद कर दी कि नैब की वजह से हमारे एहतसाब के बयानी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल अप्रैल में अपनी रिटायरमेंट के फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस मकबूल बाकिर ने अदलिया से मुतालिक अपना मौक़िफ़ एक बार फिर दोहराया और उनका कहना था कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अदलिया साइलीन की तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सकी। मैं समझता हूँ कि आइनी जिम्मेदारी के दौरान सियासी और समाजी वाबस्तगियाँ आड़े नहीं आनी चाहिए। ये तबाकुन होगा कि किसी भी जज की मियाद और फैसले ताकतवर हलकों की खुशनुदी से मशरूत हों। हसास नोयत के मुकदमात में मखसूस जजों को शामिल ना करने से अदलिया की आज़ादी और वक़ार मजरूह होता है। ये नामज़द दिगरा वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के जुडिशल करियर का एक मुख्तसर सा जायज़ा था, जिसके ज़रिए उनकी शख्सियत के कुछ अहम पहलू हमने आपके सामने रखे हैं। मगर अब उनके कांधों पर एक और भारी जिम्मेदारी आई है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सिंध में साफ और शफाफ इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाना है। उम्मीद करते हैं कि वो ये जिम्मेदारी बेहतर अंदाज में निभाएंगे। इस हवाले से जैसे रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने जूनियर से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा उसमें किरदार महज मुआवनत का होगा। कानूनी और आइनी तौर पर उनको जो हमसे मदद चाहिए वो हम फराहम करेंगे। इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा उसमें रोल महज ये होगा कि हम उनकी मावनत कर सकें और जो कानूनी और आइनी तौर पे उनको हमसे मदद चाहिए या कोऑपरेशन दरकार है वो हम फराहम कर सकें। और यही रोल होगा इलेक्शन के हवाले से हमारा, और कोशिश यही होगी कि कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाए। ये बहुत अहम जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पर नामसाइद हालात में और जिन मुश्किलात का हमारे लोग शिकार हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुकम्मल कोशिश और काविश रहेगी कि अल्लाह ताला की नुसरत से कोई बेहतर काम कर सकें, लोगों की मुश्किलात कम कर सकें। एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा निगरान हुकूमत के आते ही उसकी मुश्किलात बढ़ रही हैं, इकॉनमी की मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं, डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, क्या मामला हो रहे हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। निगरान हुकूमत को आते ही सख्त मुआशी चैलेंजेस का सामना है। आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 291 रुपये 51 पैसे का हो गया है, जबकि इससे पहले ओपन मार्केट में डॉलर 302 रुपये का हो गया था। आज भी डॉलर ओपन मार्केट में 304 रुपये तक मिल रहा था। पाकिस्तान ने हाल ही में IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत ये गारंटी दी थी कि हुकूमत एक्सचेंज रेट में बराह रास्त या बिलवास्ता मुदाखलत नहीं करेगी और मुसलसल
5 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट का फर्क औसतन 1.25% से ज्यादा नहीं होगा। यानी या तो इंटरबैंक में डॉलर मजीद बढ़ेगा या फिर ओपन मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी आना लाजिम होगा, वरना जैसे जैसे ओपन मार्केट में रुपया गिरेगा वैसे वैसे इंटरबैंक में भी रुपया गिरेगा। दूसरी तरफ जुलाई की आदादोशुमार मायूस कन रहे हैं। एक तरफ खित्ते के ममालिक की बरामदात और तरसीलात ज़र दोनों ही बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की बरामदात और तरसीलात ज़र दोनों ही गिर रही हैं। जुलाई में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 5 माह की कमतरीन सतह पर आ गई और सिर्फ $2 अरब रहीं। बरामदात भी सिर्फ $2 अरब रहीं। गुज़िश्ता हुकूमत ने बजट में बरामदात का टारगेट $30 अरब और तरसीलात ज़र का टारगेट $33 अरब रखा है, मगर माली साल के पहले महीने में ही इंतहाई मायूस कुन आदादोशुमार सामने आए हैं। दूसरी जानिब रुपया गिर रहा है। पहली बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आज रात मुतवक्के है, और अगर रुपया डॉलर के मुकाबले में इसी तरह गिरेगा तो कीमतें और बढ़ेंगी, महंगाई और बढ़ेगी। इस हवाले से बात करेंगे चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया। बोस्तान साहब, रुपया मुसलसल गिर रहा है और ओपन मार्केट लीड कर रही है, ऐसा नहीं कि इंटरबैंक लीड कर रहा है, और इंटरबैंक की मार्केट तो अब ओपन मार्केट के करीब आ रही है। ये क्यों? ओपन मार्केट में क्या हो रहा है इस वक्त? देखो, ये इब्तदा तो इसने इंटरबैंक ने की थी, क्योंकि हमारा डॉलर का रेट जब 320 से कम हो गया 270 हुआ, और उसके बाद बैंकों ने दोबारा उसको 290 तक ले गए, और वह पिछले 2 हफ्ते से 290 के करीब ही था, लेकिन आज उन्होंने 293 पे क्लोजिंग की है। हुकूमत ने यह वादा किया था कि डॉलर का रेट जो हम मार्केट के से 1 से 1.25% पे रखेंगे, तो इसी चीज़ को देखते हुए हुकूमत, ये मसला पहला दिन था और ज़ाहिर अभी तो उनके फील्डर प्लेयर अभी तक सेट ही नहीं हुए और खेलने का भी टाइम मिल चाहिए उनको खेलने के लिए। हुकूमत लेकिन ये चाहेगी कि डॉलर जो IMF का हमारा मादा है $1 बिलियन भी मिल रहे हैं सितंबर में, तो उसको वफा करें। तो डिमांड है, उन्होंने तो आपको पता है 4000 कंटेनर जो खड़े थे उन पर भी पाबंदी जो है हटा दी है। वो इंटरबैंक से आप ले सकते हैं, उन पर पहले पाबंदी थी कि इंटरबैंक से आप नहीं ले सकते क्योंकि बगैर LC के आपने कंटेनर मंगाया। इस तरह जो गैर एलानिया इम्पोर्ट पाबंदी थी पिछले 2 साल से, उनको भी फ्री हैंड दे दी, अब इंटरबैंक से वो भी खरीद रहे हैं। तो वक्ती तौर पर डिमांड आई है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे डॉलर का रेट कम भी होगा, पहले भी बढ़ा है और कम होता रहता है। मैं पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँ कि पैनिक में आप बाइंग नहीं करें। वैसे मगर मसला है कि केयरटेकर तो अब आई है ना, मगर ओपन मार्केट में पिछले हफ्ते से ही डॉलर मुसलसल बढ़ना शुरू हो गया था, रुपया गिरना शुरू हो गया था। तो मुझे ये बताइए कि क्या पब्लिक पैनिक बाइंग कर रही है, कुछ और हो रहा है ओपन मार्केट में? देखो, आज इंटरबैंक बड़ा मुसलसल पिछले 2 दिन से तो पब्लिक की आज डिमांड ज़्यादा थी, वरना इतनी आज भी हमारे पास डॉलर सरप्लस थे। हमने इंटरबैंक में क्योंकि सेल की 50% पब्लिक बाइंग करने आई थी, और उसमें बड़ी वजह तो ये है कि सऊदीया का जो है आपको पता है उम्रा खुल गया और लोगों को उन्होंने फीस भी दुगनी कर दी, ज़ियारत वीज़े के लिए भी फीस दुगनी हो गई है। उनकी ज़्यादातर बाइंग उनकी होती है, ज़्यादातर लोग 1000, 2000, 3000 डॉलर खरीद रहे हैं, कोई बड़ी बाइंग करने कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त 88 फ़्लाइटें पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं और उनको इतना डॉलर जो है हमारा जा रहा है। मैं समझता हूँ हुकूमत को इस वक्त कुछ फैसले करने पड़ेंगे कड़वे, और ये निगरान हुकूमत की ये रवायत रही है कि इसमें कड़वे फैसले यही हो जाते हैं क्योंकि किसी की जवाबदेही नहीं है। तो लेकिन ऐसे कड़वे फैसले करके जाएंगे जो पाकिस्तान की मैशत को सहारा दें और पाकिस्तानी रुपये मुस्तकम हो। वैसे मगर IMF की शर्त है कि एक तो हुकूमत मुदाखलत कर नहीं सकती, और अगर हुकूमत मुदाखलत करे, ज़बरदस्ती भी करे, तो वैसे ग्रे मार्केट पैदा हो जाती है। तो उस सूरत में अगर 1.25% का फ़र्क रखना है, तो फिर तो अगर ओपन मार्केट में डॉलर ऊपर रहेगा तो इंटरबैंक में तो डॉलर और ऊपर ही जाएगा, नीचे कैसे जाएगा? नहीं, हम इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्योंकि ये जीनियस बाइंग है, कोई बड़ी बाइंग नहीं आ रही। बड़ी बाइंग आती है फिर ख़तरा होता है, और जो हमारा फ़र्क है इंटरबैंक और फ्री मार्केट का वो 2% से ऊपर जाएगा तो हम बिल्कुल इसको इंटरवीन भी करेंगे। और ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल इस तरह रुपये को बेयारो मददगार छोड़ा जाएगा। तो आज तो 304 रुपये तक का मिल रहा था, तो ये तो वैसे ही 2% से बहुत ऊपर है। हाँ, नहीं 304 का बहुत कम है, आखिर में कोई हो, लेकिन हमने 299 में एक्सचेंज कंपनी को फराम किया है और वो 301 तक बेच रहे थे। 304 वाली हमारे पास से न्यूज़ नहीं हुई, एक देखा किसी ने किया, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई। 301 में लोगों को मिले, और हम इसको देखेंगे, अगर कल इंटरबैंक नहीं बढ़ते तो ये वापस भी आ जाएगा अगर कुछ थोड़ा बड़ा भी है तो। बहुत शुक्रिया। वो साहब की राय आपने सुनी। आज प्रोग्राम में याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।